हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 5 सालों के 2016 से लेके 2020 के बीच जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में, उनका डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एंड हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोसाइटी। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। मीन्स ये पार्ट 2 होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद में आपको पार्ट 2 देखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो पार्ट 1 में हमने सिलेबस देखा था, हमने सोर्सेज देखे थे, हमने स्ट्रेटजी देखी थी, हमने वेटेज भी देखा था। ठीक है, और 14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद के जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस हैं वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है? अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके कॉजेस क्या है, उसके इश्यूज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम से क्या करंट न्यूज है ये आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा क्यों कहा था? एग्जाम्पल आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 12.5 मार्कर है। हालांकि अब इस पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो हमारे काम का है ही सही। देखिए क्वेश्चन क्या है। With the brief background of quality of urban life in India, introduce the objectives and strategies of Smart City Program। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। क्यों? क्योंकि 2015 में ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसलिए देखिए, मैंने कहा था कि अर्बन एरिया के लिए जो स्कीम्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखा था पॉवर्टी वाले टॉपिक में। तो करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सबसे पहले आपको ब्रीफ बैकग्राउंड देना है किस चीज़ का, कि अर्बन लाइफ की क्वालिटी किस तरह की है। तो देखिए, जब बात हो रही है अर्बन लाइफ की क्वालिटी, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बता दो, क्योंकि तभी तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर हर चीज़ सही होती तो स्कीम की ज़रूरत ही क्या थी। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों लाइफ आपको बतानी होगी। पॉजिटिव में क्या चीज़ अच्छा है, मेन फोकस करना निगेटिव पे, जैसे कि स्लम्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है, उसका डिस्पोजल नहीं होता है, ठीक है, कंजेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए। देन क्या बोला गया है कि ये जो प्रोग्राम है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, इसके ऑब्जेक्टिव बता दो और इसकी स्ट्रेटजी बता दो। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये एकदम क्लियर क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखो, आप अर्बनाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो डेटा है उसको बता सकते हैं कि क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, किस तरह से और पॉपुलेशन अर्बन होने वाली है। तो हमें फोकस करना होगा अर्बन एरिया पे। तो उसमें हमको कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। देन बता दो क्वालिटी किस तरह की है, और इसमें भी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही आपको बताने होंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। उसके बाद बता दो कि ये जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली ये रिन्यूअल के लिए है, रेट्रोफिटिंग के लिए है। 100 सिटीज़ चुनी जाएंगी जिनको स्मार्ट बनाया जाएगा। क्या इसकी स्ट्रेटजी होगी? बेसिकली इसमें पैन सिटी इनिशिएटिव होगा जहाँ पे स्मार्ट सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे सिटी रिन्यूअल हो गया, सिटी रेट्रोफिटिंग हो गया, सिटी इम्प्रूवमेंट वगैरह हो गया, एक्सटेंशन हो गया। इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तो आप मुझसे काफ़ी अच्छा जानते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि स्कीम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देखिए इसका कंक्लूजन किस तरह से होगा। यहाँ पे बात हो रही है स्मार्ट सिटी की, और हम बार बार ये बात करते हैं कि केवल स्मार्ट सिटी होना ही सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जो हमारे विलेज हैं वो भी स्मार्ट होने चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
आपका फोकस स्कीम्स पे होना चाहिए। जो क्वेश्चन का फ्लो है वही फ्लो आपके आंसर का भी होना चाहिए। फ्लो मतलब सबसे पहले बैकग्राउंड बताओ, फिर ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर आपको स्ट्रेटजी बतानी होगी और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। फ्लो के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जो उसमें कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो और उन सबको आपको एड्रेस करना होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्यों पूछा गया? क्योंकि एक पॉलिसी आई थी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, और इसी को लेके ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मतलब जो करंट न्यूज़ के आइटम है तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। देखो क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। क्या क्वेश्चन है? हाउ इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर आपको इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसका सबसे सही सोल्यूशन क्या है कि जो अर्बन मास ट्रांसपोर्ट है उसको आपको एफिशिएंट बनाना होगा, उसको आपको अफोर्डेबल बनाना होगा। आप डीएमआरसी की बात कर सकते हैं, दिल्ली मेट्रो। तो बेसिकली उसको माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसका की क्या है? एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे अर्बन एरिया की बात हो रही है। तो देखिए अर्बन एरिया जो हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताने होंगे। किस तरह के फैक्ट्स? की ये जीडीपी में कितना इनका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि जो 2011 सेंसस है वो क्या बोलता है कि 31% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है एंड इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 63% है। और प्रोजेक्शन क्या है कि बाय 2030 अराउंड 40% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी एंड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 75% कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसीलिए जो अर्बन एरिया है इन पे खास ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। और उसमें की जो फैक्टर है वो क्या है? अर्बन मास ट्रांसपोर्ट, जो कि एफिशिएंट होना चाहिए एंड अफोर्डेबल भी होना चाहिए। और देखिए अगर आपको ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं पता है तो इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना उसके इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बता दो कि इसकी ज़रूरत क्यों है। एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, किस तरह से ये की फैक्टर साबित होने वाला है और क्या कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो नीड तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। ये जो डेटा मैंने आपको बताया बेसिकली नीड ही है। एंड इंट्रोडक्शन में आप टीओडी पॉलिसी की बात कर सकते हैं कि रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था, तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। देखिए अगर एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? एक तो आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। एनर्जी बचेगी तो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हो, पोल्यूशन की बात कर सकते हो, तो वो कम हो जाएंगे। देन ये जो टीओडी पॉलिसी है क्लस्टर की बात करती है कि अगर आपका अर्बन मास ट्रांसपोर्ट काफ़ी एफिशिएंट होगा तो क्लस्टर डेवलपमेंट होंगे। मतलब पूरा डेवलपमेंट छोटी जगह में ही हो जाएगा, छोटे एरिया में ही हो जाएगा। स्प्रॉल को आप कंट्रोल कर लोगे और जब सारी चीज़ें एक ही जगह पे होंगी तो जो आपका मास ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा। किस तरह से? क्योंकि देखिए अगर कोई बैठेगा ही नहीं तो कैसे चलेगी गाड़ी। तो अगर सब लोग आसपास ही है तो आराम से उसको यूज़ करेंगे, तो फिर उसकी जो तो जो अर्बन मास ट्रांसपोर्ट है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लिखनी होगी। इसके अलावा जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो अगर काफ़ी एफिशिएंट मास ट्रांसपोर्ट होगा तो जो उनका जो एक्सेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा और इन सब से क्या होगा? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप किस तरह से कंक्लूड करोगे? तो जो चीज़ न्यूज़ में थी, बुलेट ट्रेन हो गया, हाइपर लूप हो गया, इनकी आप बात कर सकते हो कि हमें इन पे फोकस करना चाहिए।
तो इनसे आप यहाँ पे एंड कर सकते हो कि नीड ऑफ द आवर क्या है कि ये जो नए नए कॉन्सेप्ट है, नई नई टेक्नोलॉजी है, इन पे हमको वर्क करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखिए ये जो टॉपिक था अर्बनाइजेशन, ये तो यहीं पे एंड हो गया, केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके, और देखिए ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे पहले सेलिएंट फीचर देखा हमने, डाइवर्सिटी देखा, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन पे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हम देखेंगे इनसे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और सेम आंसर रहेगा बाकी क्वेश्चन में भी, बट थोड़ा बहुत आपको स्लाइट मॉडिफिकेशन करना होगा। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, मतलब इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस मतलब पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2016 में पूछा गया था, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, आप रिलीजन, रेस, लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिसमें मूवमेंट होता है कैपिटल का, आइडियाज का, ठीक है, कल्चर का भी मूवमेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसने कितना इन्फ्लुएंस किया है कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को, ये आपको एक्सप्लेन करना है। 12.5 मार्कर है। अब देखिए जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पे आपको इसका इम्पैक्ट बताना होगा। जैसे कि हमारे फैमिली पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है, फूड हैबिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, हमारे अटायर पे जो ड्रेसिंग सेंस है उस पर क्या अफेक्ट हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश ज़्यादा बोली जाने लगी है, हमारी लाइफ स्टाइल, म्यूजिक, इन सब की बात आपको यहाँ पे करनी होगी। क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफाइन कर दो कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इंट्रोडक्शन में, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है इससे डेफिनेटली जो हमारा कल्चर है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। किस तरह से, भाई हमारी फूड हैबिट थोड़ी चेंज हो गई है। अभी देखिए मैकडी का बर्गर, पिज्जा हर जगह मिल जाता है, तो जो डाइवर्सिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। आप लैंग्वेज की बात कर सकते हो कि होमोजेनाइजेशन बढ़ रहा है, इंग्लिश का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो थोड़ी कम बोली जा रही हैं। देन न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो जो हमारा जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस बताना होगा कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी पे। इसके अलावा देखिए आप वुमेन की बात कर सकते हैं कि वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ा है, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं उनकी अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, ठीक है, ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट क्या केवल इतना ही है, केवल वन वे ही हो रहा है क्या? देखिए हमेशा हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये 2 वे प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है वो भी हमको इन्फ्लुएंस कर रही है, और जो हमारी लोकल ट्रेडिशंस हैं वो भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। और देखिए ये जो मैंने आपको कहा है ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है ग्लोबलाइजेशन वाले क्वेश्चंस में, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे ये सब में फिट हो जाएगा। तो देखिए अब आपको रिवर्स ट्रेंड भी बताना होगा, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल रिवाइवल। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल प्लस लोकल। जो ग्लोबल ट्रेडिशंस हैं उनमें स्लाइट मॉडिफिकेशन किया जा रहा है ताकि जो लोकल सिस्टम है वो उसको सूट कर सके। जैसे कि मैकडी का बर्गर है तो पनीर टिक्का बर्गर आपको मिलेगा। ये क्या है, बेसिकली जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उनको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि जो इंडियन कंडीशन है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। तो ये होती है ग्लोबलाइजेशन। आप देख लो जो इंग्लिश मूवीज हैं उनकी डबिंग होती है भोजपुरी में, हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। तो ये भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। देन कल्चरल रिवाइवल, हमारा योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इस्कॉन टेम्पल, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जो हमारी ट्राइबल कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही हैं। जो हमारा इंडियन क्लासिकल डांस है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा कल्चरल रिवाइवल, ठीक है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये आपको बताने होंगे। एंड कंक्लूजन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 2
वे प्रोसेस है, ठीक है, उस तरह से आप यहाँ पे आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। एंड देखिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया था। एंड क्या क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन मतलब जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वही रहेंगी, एक जैसी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, कि लैंग्वेज इंग्लिश ही हो रही है, कपड़े आप एक तरह के पहन रहे हो, जीन्स वगैरह पहन रहे हो, ठीक है। देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर फैमिली आपको देखने को मिल रही है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन के। बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन। मतलब यहाँ पे आप योगा की बात कर सकते हो, आप यहाँ पे आयुर्वेदा की बात कर सकते हो, ठीक है, आप जो हमारे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स हैं उनकी बात कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ है, जो हमारे क्लासिकल डांस है ये प्रमोट हो रहे हैं। तो जो हमारे लोकल कल्चर है, जो कल्चरल स्पेसिफिसिटीज हैं वो और स्ट्रेंथन हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पे करना होगा। न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिल रही है, क्या बेसिकली होमोजेनाइजेशन है, ठीक है। वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो, किस तरह से करोगे, आप डिफाइन कर दो कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से होमोजेनाइजेशन हो रहा है, सिमिलर प्रैक्टिसेस वो सब आप बता दो, किस तरह से जो कल्चरल स्पेसिफिसिटीज हैं वो स्ट्रेंथन हो रही है ये आपको बताना होगा, ठीक है। एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव डायमेंशन भी आप बता सकते हैं, जैसे कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर ये जो कल्चरल स्पेसिफिटीज जो स्ट्रेंथन हो रही है, इससे देखिए जो कास्ट सिस्टम है ये भी थोड़ा प्रमोट हो रहा है, ठीक है, कास्ट सिस्टम उसका रिवाइवल हो रहा है। तो ये कुछ निगेटिव एलिमेंट हैं, इनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा, एंड वही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे चली आएगी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। और देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था, बस थोड़े से वर्ड्स इधर उधर कर दिए हैं कि आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। तो बेसिकली बात वही है कि जो हमारे लोकल कस्टम्स है क्या वो खत्म हो रहे हैं क्या। तो देखो आंसर सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा आपको सही तरीके से उसको लिखना होगा कि ग्लोबल आइडेंटिटी। देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है, और वही होती है ग्लोबल आइडेंटिटी, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अब आपको बताना होगा कि क्या क्या इसकी वजह से हमारी जो लोकल आइडेंटिटी है इसका लॉस हो रहा है। डेफिनेटली कुछ कुछ तो हो ही रहा है, वो बता दो। कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथिंग देखने को मिल रही है वो बता दो, और उसी तरह से फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंट वर्डिंग्स में ये रिपीट हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी, आप न्यूक्लियर फैमिली की बात कर सकते हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर सकते हो, ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। आप क्लासिकल म्यूजिक की बात कर सकते हो, ठीक है, मिक्स ज़्यादा हो रहा है, जैज पॉप म्यूजिक वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। देन स्ट्रेंथिंग वही योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इनके एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, बट वो रिपीट हो गया है। किस तरह से कंक्लूड करोगे, तो देखिए बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो कल्चर है ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। विद टाइम इसमें चेंज आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि विद टाइम ये इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक एंटिटी नहीं है, बल्कि एक डायनामिक एंटिटी है, और इसीलिए जो ग्लोबलाइजेशन इससे हमें डरना नहीं है, बट हमें क्या करना है, जो हमारी लोकल आइडेंटिटी है इनको हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एंड कर सकते हो। तो काफी कुछ कंक्लूजन मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश की है, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े आगे, चलिए अब अगला क्या है। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सेम चीज है, क्या थ्रेट है, तो कुछ आपको थ्रेट बताना होगा, कुछ आपको पॉजिटिव चीजें यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चीजें आपको बतानी होगी, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन बता दो, कल्चर रिवाइवल आप बता दो,
और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे डाइवर्सिटी आप बता दो कि जैसे फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो बता दो। उसके अलावा देखो जो कास्ट सिस्टम है वो बेसिकली डाइल्यूट हो रहा है, और कास्ट की जगह क्लास अब ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें इनइक्वलिटीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, वो एक निगेटिव चीज़ हो जाएगी। और उसकी वजह से जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ रहे हैं, वो आप बता सकते हो, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। जहाँ तक रिलीजन की बात है, तो रिलीजन में क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी ट्रेडिशंस एक्सप्लोटेटिव हैं, ठीक है। आप सबरीमाला टेम्पल, ट्रिपल तलाक, इनकी बात कर सकते हो, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे जो फूड हैबिट है जो डाइवर्सिटी का पार्ट होती है वो थोड़ी सी होमोजेनाइज होती हुई हमें दिख रही है। लैंग्वेज जो कि हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट है वो होमोजेनाइज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको बताने होंगे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी है। जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर में हमें काफ़ी एक एक एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है, कि क्या ये थ्रेट है, हाँ तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है, किस तरह से कल्चरल रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है, और फिर आपको सेम लाइन पे आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चन इनका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा सा आपको वर्ड्स को इधर उधर करना है, ठीक है। समझ में आ गया। चले आगे। इसको कैसे कंक्लूड करोगे कि देखो जो डाइवर्सिटी है वो डीप रूटेड है, ठीक है, वो डीप रूटेड है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसको सबवर्ट कर दे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गया। बाकी जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया है वो भी यहाँ पे फिट हो ही जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड रीजनलिज्म, इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तीनों में से किसी एक पे तो आना ही आना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस एंड कम्युनलिज्म गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द फॉर्मर, मतलब ये वाला, हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लेटर, मतलब इसमें इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये 15 मार्कर क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा गया है कि रिलीजियसनेस क्या होती है, तो इसको डिफाइन कर दो शुरुआत में। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि रिलीजियसनेस क्या होती है। उसके बाद बता दो कि कम्युनलिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें डिफरेंस बता दो कि क्या डिफरेंस है, एंड उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देके बताना होगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरह से जो रिलीजियसनेस है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, ये किसमें, कम्युनलिज्म में। अब देखिए जो रिलीजियसनेस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए फ्लो के हिसाब से ही हमें चलना है और वैसे ही मैं चल भी रहा हूं, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। देखिए रिलीजियसनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, मतलब आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ हैं, ये होता है रिलीजियसनेस। इसको एक एग्जांपल से हम देखेंगे भी सही। दूसरा क्या है, कम्युनलिज्म। अब इसको देखो, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके 3 एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब ये है, पहला एलिमेंट क्या है कि एक रिलीजन को मानने वाली जो कम्युनिटी है उसका ऐसा मानना होता है कि उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं उन सबके कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट हैं, जैसे कि वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। दूसरी स्टेज क्या होती है कि ये जो कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट हैं एक रिलीजन के, वो दूसरे रिलीजन के जो सेक्युलर इंटरेस्ट हैं उनसे डिसिमिलर हैं और डाइवर्जेंट हैं, ठीक है, मतलब उनसे अलग हैं। ये दूसरी स्टेज होती है, क्या है, डिसिमिलर इंटरेस्ट, ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या होती है कि ये जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं ये आपस में हॉस्टाइल हैं, मतलब एक के पूरे होंगे तो दूसरे के नहीं होंगे। कंपटीशन की बात यहां पे आ रही है, ठीक है, कंपटीशन की बात यहां पे आ रही है। हॉस्टाइल होंगे एंड कंप्लीटली इनकॉम्पेटिबल होंगे, ठीक है। तो ये होती है थर्ड स्टेज, और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, ये सेम टू सेम आपको यहां पे लिखना होगा।
अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो रिलीजियसनेस है बेसिकली एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं उसमें आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन जो कम्युनलिज्म है ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको यहां पे लिखने होंगे। एंड इसका कुछ एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि आप यहां पे जैसे हिंदू जो पॉपुलेशन है ये काऊ की पूजा करते हैं, तो ये हो जाएगा रिलीजियसनेस। ये हमारे रिलीजियस जो है बिलीफ है कि जो काऊ है वो होली एनिमल है। तो ये तो हो गया रिलीजियसनेस। अब इसमें कम्युनलिज्म का क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो अगर कोई दूसरी कम्युनिटी काऊ स्लॉटर कर रही है अपने लाइवलीहुड के लिए, और ऐसा करने के बाद जो हिंदू पॉपुलेशन है अगर उसको मार देती है, उसकी किलिंग कर देती है, तो ये हो जाएगा कम्युनलिज्म। समझ गए आप डिफरेंस क्या है? रिलीजियसनेस, काऊ होली एनिमल है, एंड कम्युनलिज्म अगर हम उस बंदे की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, दिस इज कम्युनलिज्म। आप यहाँ पे राम मंदिर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अयोध्या, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। किस तरह से कंक्लूड करोगे? तो देखिए, रिलीजियसनेस इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा है कि ये जो फीलिंग है रिलीजियसनेस वाली, इसने बैक सीट ले ली है, ठीक है। एंड क्या चीज़ फ्रंट पे है? कम्युनलिज्म। और क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सूट करता है कि जो सोसाइटी है वो कम्युनल रहे, तो उनके जो बेनिफिट है, जो उनका जो लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है वो काम कर जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बड़े आगे चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये पूछा गया था 2018 में, देखो 17 में भी पूछा गया एंड उसके बाद 18 में भी सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कम्युनलिज्म अराइजेज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल, ठीक है। तो पहली जो सब हेडिंग होगी वो क्या है? ड्यू टू पावर स्ट्रगल। और दूसरा क्या है? रिलेटिव डेप्रीवेशन, ठीक है। ये दूसरा सब हेडिंग हो जाएगा। आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने होंगे। क्या पूछा गया है कि जो कम्युनलिज्म है वो क्यों अराइज होता है? नंबर 1 पावर स्ट्रगल, नंबर 2 रिलेटिव डेप्रीवेशन। इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे और इसमें किस तरह से करोगे? आप बता दो कि कम्युनलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, डेफिनेशन याद कर लो, आपका आधा काम तो आसान हो जाएगा। देन किस तरह से पावर स्ट्रगल की वजह से ये होता है, किस तरह से रिलेटिव डेप्रीवेशन की वजह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस बता दो कि हमें क्या करना चाहिए, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, आपने डिफाइन कर दिया। अब देखिए, जो कम्युनलिज्म है इसमें बेसिकली होता क्या है? पावर स्ट्रगल। क्योंकि देखिए, पावर स्ट्रगल किस चीज के लिए कंपटीशन होगा? कंपटीशन इसमें होगा किस चीज के लिए होगा? शेयर इन पॉलिटिकल पावर, स्टेट जॉब्स के लिए भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि पूरा गेम नंबर का गेम है। जो माइनॉरिटी है उनको ये चीज़ समझ में आती है कि क्योंकि हम माइनॉरिटी में, हमारे पास नंबर कम है, तो हमें पावर शेयरिंग नहीं मिलेगी, तो इसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको ऐसा लगता है कि जो माइनॉरिटी है वो एंटी नेशनल है, उनको ऐसा भी लगता है, ठीक है। और वो हमेशा चाहती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं, कि सोसाइटी अगर कम्युनल रहेंगी तो इसका फायदा हमें ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पावर स्ट्रगल है जिसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। आप यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मॉब लिंचिंग, इन सब के बारे में आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। देन रिलेटिव डेप्रीवेशन। देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर माइनॉरिटी को ये लगेगा कि जो मेजोरिटी है वो काफ़ी आगे हैं हमसे और हम काफ़ी पीछे हैं, जैसा कि हिंदू एंड मुस्लिम के बारे में लोग बात करते हैं, और जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने यही तो फायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल। बेसिकली मोटिव क्या था? उन्होंने बताया मुस्लिम लोगों को कि आप कितने पीछे हो, हिंदू लोग कितने आगे निकल गए हैं, ठीक है। और फिर एज ए टूल उनको यूज किया गया। तो अगर ऐसा होता है तब भी फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? कम्युनलिज्म होगा।
आप सच्चर कमेटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी रिपोर्ट जो बताती है कि जो मुस्लिम है वो कितने सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा एक कम्युनिटी को कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड है, तो फिर क्या होगा, फिर पावर स्ट्रगल और बढ़ जाता है। और देखिए इस केस में जो पॉलिटिशियन है वो फिर जो आपके डेप्रीवेशन है उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो उसको वहाँ पे इंकेज करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली वो शिफ्ट हो जाता है किसमें, कम्युनलिज्म में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए सोल्यूशन तो यही है कि जो पॉलिटिक्स है उस पर हमको चेक करने की ज़रूरत है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन जो कम्युनलिज्म है इसका मेन चीज़ क्या है, हमारी पॉलिटिक्स। तो वो थोड़ा हमको चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए रोल ऑफ एजुकेशन वो इम्पोर्टेंट है, मीडिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम बात कर सकते हैं। देन जो डेप्रीवेशन वाली बात है तो यहाँ पे स्टेट का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टेट को रिसोर्सेज का जो है सही से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि जो रिलेटिव डेप्रीवेशन है ये नहीं देखने को मिले। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रोल ऑफ स्टेट है या गवर्नमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया कम्युनलिज्म। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब देखो नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, रीजनलिज्म। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले बात आती है कि रीजनलिज्म होता क्या है। तो बेसिकली अगर किसी का एक्सट्रीम अटैचमेंट है रीजन को लेके, जिस भी क्षेत्र से वो बिलोंग करता है, तो उसको कहा जाता है रीजनलिज्म। ठीक है, मीन्स एक्सट्रीम लॉयल्टी टुवर्ड्स योर रीजन इन प्रेफरेंस टू द कंट्री। ठीक है, तो ये चीज होती है रीजनलिज्म, मीन्स जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो तो उसके प्रति आपकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, आपकी लॉयल्टी होती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म? Is it that unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें डिफाइन कर दो कि रीजनलिज्म क्या होता है। उसके बाद पूछा है कि इसका बेसिस क्या है, कि किस बेसिस पे रीजनलिज्म हो सकता है, ये अगला पार्ट हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है कि इज इट दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट के बेनिफिट्स का तो क्या उससे रीजनलिज्म प्रमोट होता है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ डेफिनेटली ये सही बात है कि इससे प्रमोट होता है, बट क्या केवल यही एक कारण है क्या, क्या कोई और कारण नहीं है जिससे रीजनलिज्म होता है, तो उससे आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखिए इंट्रोड्यूस कर दो, डिफाइन कर दो, देन बेसिस क्या है, तो काफी सारे बेसिस हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, आपका आइसोलेशन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया। ठीक है, इसकी बात कर सकते हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, भाई आपका डेवलपमेंट काफ़ी कम है औरों के मुकाबले जो यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो वो सब बेसिस आपको यहाँ पे लिखने होंगे। सोर्स क्या है मटेरियल का, विजन का, वैल्यू एडेड मटेरियल। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब क्या लिखा है कि इज इट दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए अगर एक रीजन को ऐसा लगेगा कि जो दूसरा रीजन है उसका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो फीलिंग है ये और इंटेंस हो जाती है। ठीक है, किस तरह से बताओगे, तो देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे दो आप, झारखंड का एग्जाम्पल दे दो, अभी रिसेंटली तेलंगाना का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो उससे क्या होता है, एक फीलिंग आती है रिलेटिव डेप्रीवेशन की, और जब भी किसी रीजन को ऐसा लगेगा, वहाँ के लोगों को ऐसा लगेगा कि वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, तब वो फिर आगे आएंगे और अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें एक अलग स्टेट बना दो। ठीक है, इस तरह से वो लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, आप बोडोलैंड की बात कर सकते हो, आप झारखंड छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। बट देखिए फिर से वही बात है कि क्या केवल यही एक फैक्टर है क्या, डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ठीक है, और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म होता है, वो ऑलरेडी हमने ऊपर बता दिए, तो उससे आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो।
आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि देखिए इंडिया में दुनिया भर की डाइवर्सिटी है, ठीक है, दुनिया भर की डाइवर्सिटी है, तो रीजनलिज्म तो होगा ही सही, ये इनएविटेबल है। बट गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को बेसिकली सबके इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे लिखने को, ठीक है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे लिखने को, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और ये भी रीजनलिज्म पे ही पूछा गया है, 2020 में पिछले साल ही पूछा गया है। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? आर्ग्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली वही सिमिलर क्वेश्चन है, बट डायमेंशन चेंज कर दी कि ये जो कल्चरल असर्टिवनेस बढ़ रही है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है क्या रीजनलिज्म? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। डू यू एग्री? अब देखो हमने काफी सारे बेसिस देखे रीजनलिज्म के, एक बेसिस उसका क्या है, कल्चरल असर्टिवनेस। देखिए एक रीजन के जो लोग होते हैं वो आपस में यूनाइटेड होते हैं, और क्या चीज़ उनको जोड़ती है, कल्चर, भले वो लैंग्वेज हो, आपके ट्रेडिशंस हो, तो वो लोगों को जोड़ती है। और अगर ये असर्टिवनेस बढ़ेगी तो क्या इससे रीजनलिज्म होता है क्या, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए आपने सुना होगा सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट, मतलब जो लोग यहां से पैदा हुए हैं इनके रिसोर्सेस पे इन्हीं का हक है, ये होती है सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन। महाराष्ट्र फॉर मराठी मानुष, काफ़ी सुना होगा आपने, ये बेसिकली यही चीज़ है। अभी जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है उनके ऊपर अटैक्स वगैरह होते हैं, दिल्ली में भी काफ़ी सुनने में आता है, रिसेंटली बेंगलोर में, क्यों? क्योंकि उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है। तो बेसिकली जो कल्चरल असर्टिवनेस है वो काफ़ी बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, और इसी के बेसिस पे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी बन गई है। साउथ में अगर आप देखेंगे तो आपको तेलुगु देशम पार्टी देखने को मिलती है। तेलुगु देशम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जैसे डीएमके हो गया, आपका एआईडीएमके हो गया, इन सब का ये सेम ही तो बेसिस है, ठीक है। और क्या है, देखिए अभी स्टेट जो हैं लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे रहे हैं। आप आंध्रा की बात कर सकते हो, हरियाणा की बात आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए, आपको इसको डिफाइन करना होगा, किस तरह से असर्टिवनेस बढ़ रही है उसके एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे, ठीक है। बट फिर से वही बात आ गई, क्या केवल ये एक सिंगल फैक्टर है? डेफिनेटली नहीं, और भी फैक्टर्स हैं, तो उसको मेंशन कर दो और फिर आपको कंक्लूड यहाँ पे करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? बड़े आगे तो रीजनलिज्म क्लियर है ना। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के हैं, बट थोड़ा सा फैक्टर चेंज कर दिया और उसी के हिसाब से आपको जो आपका आंसर है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और अब ये पूछा गया सेक्युलरिज्म को लेके। तो देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है इनके बीच में सेपरेशन रहेगा, रिलीजन के बीच में। दिस इज सेक्युलरिज्म, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसको आप तैयार कर लो, और जब भी क्वेश्चन आए तो शुरुआत इसी से कर दो, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अलग है वेस्टर्न मॉडल से। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, तो इसको आपको टू द पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। शुरुआत कैसे करोगे, आप बता दो कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, किस तरह से इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो अलग है वेस्टर्न मॉडल से, ठीक है, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इंट्रोडक्शन डिफाइन कर दो जो मैंने आपको ऊपर समझाया। देखिए जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात नहीं करता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस अफेयर्स में अगर रिफॉर्म्स लाने हो। जैसे कि आप अनटचेबिलिटी की बात कर सकते हो, आप ट्रिपल तलाक की बात कर सकते हो, सबरीमाला टेम्पल की बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती है अगर 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 आपको रिफॉर्म्स लाने। लेकिन ये जो इंटरवेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल
जो आइडियल्स हैं उनके बेसिस पे ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी जो पड़े हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो चीज़ दी गई है उसी के बेसिस पे आप ये इंटरवेंशन कर सकते हो। जबकि वेस्टर्न मॉडल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंटरवीन नहीं कर सकते, वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, दोनों का अलग अलग डोमेन है और दोनों अपने डोमेन में जो है सुप्रीम है, ठीक है। ये बात वहाँ पे होती है। इंडिया में क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन है। यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, बल्कि सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट होगी, किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। और इसका ओरिजिन क्या है, बेसिकली अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखें तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे चर्च की हेजेमोनी थी, ठीक है। काफ़ी सारा मैसेकर वहाँ पे देखने को मिलता है, किलिंग्स वहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए उन्होंने ये मॉडल एक्सेप्ट किया कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन रहेगा। बल्कि इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सारी डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। एंड फिर आप किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप बता दो कि ये जो हमारी इतनी डाइवर्सिटी है तो इसको स्ट्रेंथन कौन करता है, सेक्युलरिज्म, ठीक है। क्योंकि इसमें टॉलरेंस है, इक्वल रिस्पेक्ट है फॉर ऑल, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। बढ़े आगे, चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 और ये 2019 में पूछा गया था। व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। अब देखो, जो सोसाइटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है और हम कुछ और लिख के आ जाते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के नाम पे जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जो स्टेट है उसका इंटरवेंशन देखने को मिला था। ट्रिपल तलाक वाला मैटर था, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल वाला मैटर था। तो इन मैटर्स में स्टेट का इंटरवेंशन देखने को मिला और वो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी। ट्रिपल तलाक हो चाहे सबरीमाला टेम्पल एंट्री वाला हो, वो हमारी प्रैक्टिसेस थी। बट इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म उनको हटा दिया गया, हमने इंटरवीन किया, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किन चैलेंजेस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो और इसमें आप डिफाइन कर दो कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, देन क्या चैलेंजेस हैं वो बता दो, ठीक है। बट क्या ये चीज़ सही है कि गलत है। देखो, ये जो इंटरवेंशन हो रहा है ये अच्छे के लिए ही तो हो रहा है। तो वो जो अच्छी चीज़ है, वो जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी आपको बतानी होगी, तो जो दूसरी साइड है वो भी आपको बतानी होगी और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखो क्या लिखना होगा। देखिए, सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसा हो रहा है कि यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये इसके लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है, इसके लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी काफ़ी सारे डिसीजन आए कि आपकी फूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर न्यूज़ में होता है जो फायर क्रैकर्स हैं उसका क्या टाइम होना चाहिए, उनको कब आपको बर्स्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है। और वो क्यों, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, उस नाम पे काफ़ी कुछ हमें इंटरवेंशन देखने को मिलता है। तो ये चैलेंजेस आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या यही कंप्लीट ट्रूथ है, क्या नहीं, इसकी दूसरी साइड भी है। वो क्या है, देखिए, ये जो इंटरवेंशन है ये क्यों हो रहा है, ताकि सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाया जा सके, जो एविल्स है उनको दूर किया जा सके, रिफॉर्म्स लाए जा सकें। जैसे कि सती हटाया ना हमने, अनटचेबिलिटी हटाया ना हमने, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। चाइल्ड मैरिज उसको बैन किया ना, तो ये तो अच्छा ही ना, ये सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इससे हमारा फायदा ही होगा, जो हमारी सोसाइटी होगी वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन के सामने आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसकी डिमांड हमने यहाँ पे एड्रेस कर दी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़े आगे, चलें। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये भी यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 और ये है सोशल एम्पावरमेंट। तो देखो, आपको एम्पावरमेंट का मतलब पता होना चाहिए, उससे आप शुरुआत कर सकते हो ना। इसका मतलब क्या है कि जो बैकवर्ड सेक्शन है इनकी कैपेसिटी आपको ऑगमेंट करनी है, बढ़ानी है, ताकि इनको ज़्यादा चॉइसेस मिल सके,
और इन चॉइसेस को ये ट्रांसफॉर्म कर सके एक्शन में। ठीक है, इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं इनके पास चॉइसेस काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, जॉब भी रेस्ट्रिक्टेड है कि केवल यही कर सकते हो, इसी स्कूल में जा सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, तो इनको ज़्यादा चॉइसेस हमको प्रोवाइड करनी है, ऑटोनॉमी देनी है, ताकि इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, ताकि जो इनका ट्रू पोटेंशियल है ये उसको रियलाइज कर लें। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एम्पावरमेंट। अब क्वेश्चन क्या है, वाई आर द ट्राइबल्स, जो कि बेसिकली एक बैकवर्ड सेक्शन है। ठीक है, इन इंडिया रेफर टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिकेट द मेजर प्रोविजन। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है कि आपको ये बताना है कि ट्राइबल्स को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहा जाता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो ट्राइबल्स के साथ क्या है कि ये एक बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, बैकवर्ड सेक्शन है, एंड एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड रहते हैं। तो अगर इनको हमें अपलिफ्ट करना है, इनके इंटरेस्ट को हमें प्रमोट करना है, तो कुछ सेफगार्ड्स देने होंगे, और इसीलिए इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और इसमें आपको आर्टिकल मेंशन करना होगा, आर्टिकल नंबर 342। ठीक है, इसीलिए इनको शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाता है, ताकि इनका डेवलपमेंट किया जा सके, इनको स्पेशल फोकस दिया जा सके अंडर आर्टिकल 342। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोविजन, तो सारे प्रोविजंस आपको बताने होंगे, जैसे कि आर्टिकल 15(4) है, आर्टिकल 19(5) है, आर्टिकल नंबर 244 है, 275 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप किस तरह से कंक्लूड करोगे। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, तो आप बता दो कि जो गवर्नमेंट है उसने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उससे आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये 2017 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एसटी। ये 10 मार्कर है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 2 लीगल इनिशिएटिव बताने हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर की आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद जो 2 लीगल इनिशिएटिव हैं वो आपको बताने होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए शुरुआत में आप बता दो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे कि जो एसटी है इनके साथ समस्या क्या है, इनका एक्सक्लूजन होता है, इनका आइसोलेशन है, तो उससे अब इनकी जो क्वेश्चन है, जो आंसर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देन लीगल इनिशिएटिव काफ़ी सारे हैं, आप जैसे कि पैसा की बात कर सकते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996 उसकी बात कर सकते हैं आप। SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये कब का था, 2015 में, आप इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, आप रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, और कौन से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात कर सकते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मतलब डिफरेंट लीगल इनिशिएटिव हैं इनकी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इनको बता दो इनके प्रोविजंस क्या हैं, और फिर आपको यहाँ पे कंक्लूड करना होगा। ठीक है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव बता दो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कम हो जाए, और ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ये अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो। समझ में आ गया, बढ़े आगे चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था, 15 मार्कर है। क्या क्वेश्चन है कि हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। देखिए ये क्वेश्चन आना ही था, क्योंकि कोरोना चल रहा था, और कोविड में जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल मॉडल है वो ठप हो चुका था, वो किसी काम का नहीं था, और फिर जो डिजिटल इनिशिएटिव थे इसके माध्यम से ही जो एजुकेशन है वो चल रही थी, और इसी से आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं इस आंसर को। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि
जो कंट्री में एजुकेशन सिस्टम की फंक्शनिंग है उसको किस तरह से डिजिटल इनिशिएटिव जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको आपको इलेबोरेट करना है। ठीक है, तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देन आपको बताना होगा कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आपको यहां पे बताना होगा। आप स्वयं प्रभा, शगुन पोर्टल, इन सब की बात कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसकी बात कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे दो, उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ये बता दो। देखो, जो डिजिटल इनिशिएटिव, इनके फ़ायदे क्या है। पहला फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जब आपकी इच्छा हो तब आप क्लास कर लो, आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। दूसरा, एक्सेस। ठीक है, या फिर इंक्लूसिविटी की बात कर सकते हो, गर्ल बॉय सबको इजीली एक्सेसिबल है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते दामों पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल की फीस ज़्यादा होती है और ऑनलाइन में फीस थोड़ी सी कम होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव की आप बात कर सकते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन है। बट क्योंकि 15 मार्कर है तो और भी डायमेंशंस आपको बतानी होगी, जैसे कि क्या चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं। एक तो डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड, आप अर्बन रूरल की बात कर सकते हैं, बॉय गर्ल की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल डिवाइड की बात कर सकते हैं। देन प्रैक्टिकल लर्निंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो पुअर स्टूडेंट हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, देन जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वहाँ पे सोशलाइजेशन भी होता है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सब हो जाएंगे चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में बेसिकली आप बता सकते हैं कि इंटरनेट हमें अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना चाहिए, जो मोबाइल्स हैं वो सबके लिए होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को फंडिंग बढ़ानी चाहिए। इन सब से आप वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन, देखो कैसे कंक्लूड करोगे। देखो, एक तरफ तो है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और एक तरफ है डिजिटल इनिशिएटिव। तो देखिए, क्या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्या डिजिटल इनिशिएटिव ट्रेडिशनल सिस्टम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ज़रूरत क्या है, इन दोनों की, इन दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं ये सप्लीमेंट कर सकते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, और इससे अच्छा कंक्लूजन मुझे लगता नहीं कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एंड दोनों की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए थे सोसाइटी से, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको आइडिया मिला होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना है। देखिए, कंटेंट अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रक्चर पे फोकस करिए कि क्या आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए, उन पे फोकस करिए, तो एक कंटेंट भी अपने आप आ जाएगा। और आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है आपके फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप में, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। केवल यही चीज़ हम आपसे चाह रहे हैं, इसके अलावा हम आपसे और कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।